बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो बचेंद्री पाल का लिखा हुआ पाठ है, जिस पाठ में बचेंद्री पाल ने अपनी इस यात्रा का वर्णन खुद से किया है। उत्तरांचल के चमोली जिले में 24 मई 1954 को उनका जन्म हुआ था। बचेंद्री अपने माँ हंसादेवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च न उठा सकते थे और पढ़ाई के खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री पाल को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनकी पिता को उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, समझाया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। हिंदी भी नहीं, संस्कृत से एमए और बीएड की शिक्षा प्राप्त कर लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव से उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली पर्वतारोही होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बचेंद्री पाल महिलाओं में पहली ऐसी महिला थी जिन्हें एवरेस्ट पे चढ़ने का गौरव प्राप्त हुआ। और बचेंद्री पाल को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का चाव था, और जब उनका बड़ा भाई उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने से रोकता तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। उनसे छोटा 1 साल छोटा भाई जो था, उसे वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता, और बचेंद्री को ये बात बहुत बुरी लगती। वो सोचती, भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता उसे वो भी कर सकती है। कहने का तात्पर्य कि उसे लगता है कि उसका बड़ा भाई ये क्यों नहीं समझता कि मैं लड़की हूँ, तो क्या मैं भी वो ताकत रखती हूँ, हिम्मत रखती हूँ और पहाड़ों पर चढ़ सकती हूँ। लेकिन बड़ा भाई बार बार उसे रोकने की कोशिश करता। तो छोटा भाई कर सकता है तो बहन क्यों नहीं कर सकती, 1 साल बड़ी हो भी। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती थी कि लड़कियों के प्रति लोगों की ये सोच क्यों है कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। क्योंकि इनका परिवार साल में कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई के बसे एक और गांव में। तो कभी इन्हें पहाड़ों पर रहने का अवसर मिलता था और कभी इन्हें तराई में रहने का अवसर मिलता था। तो दोनों जगह ये रहती थी, और जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री पाल को 5-6 मील पढ़ाई करने के लिए पहाड़ों पर चढ़कर जाना पड़ता था। तो उन्हें इस समय पहाड़ों पर चढ़ने का अवसर जो था प्राप्त हो जाता। इधर बचेंद्री पाल की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई वैसे ही उधर उन्होंने इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट पर महिलाओं को चढ़ने के लिए एक अभियान दल बनाने के लिए महिलाओं की खोज शुरू कर दी थी। और बचेंद्री पाल को जब इस बात का पता चलता है तो उन्होंने भी अभियान दल में शामिल होने का निर्णय लिया। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ गई। जब इनकी परीक्षा हो रही थी कि इन्हें अभियान दल में लिया जाए कि ना लिया जाए, उस समय इनके भीतर इतना उत्साह था कि उस उत्साह को पूरा करने के लिए इन्होंने 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर बड़ी आसानी से और सफलतापूर्वक चढ़ करके इन्होंने उस अभियान दल में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया। कई महीनों के कठिन अभ्यास सिखाने के बाद आखिर एक दिन ऐसा आया कि जब उन्हें एवरेस्ट विजय के लिए चलने के लिए अभियान दल में शामिल किया गया और उन्हें ये मौका मिला।
यानी अभियान दल जो था वो दिल्ली से जब रवाना हुआ तो कहानी यहाँ से शुरू हो गई। लेकिन किस कठिन दौर से गुजर करके वो अभियान दल में शामिल हुई, वो भी एक बहुत ही साहस का काम है कि जिस पिता के पास बचेंद्री पाल जैसी लड़की को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, 10वीं पास करने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि ये इसे पढ़ाई आगे जारी रखी जाए, और फिर उन्होंने सिलाई कढ़ाई इत्यादि करके अपने जीवन का खर्चा उठा लिया और पढ़ाई की। बड़ा भाई बार बार पहाड़ों पे चढ़ने से रोकता था, परंतु उन्हें ये खराब लगता था कि बड़ा भाई ये क्यों नहीं समझता कि 1 वर्ष छोटा होने पर जो काम छोटा भाई कर सकता है उसे बहन भी कर सकती है। लेकिन अंततः कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ते निकल आते हैं। और अंत में उन्होंने संस्कृत से एमए किया और बीएड किया, और संयोग से उसी दौरान उन्हें अभियान दल में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त हो गया। तो जो अनुभव उन्होंने इस अभियान दल में प्राप्त किया था उसी अनुभव को उन्होंने यहाँ पर लिखा है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। तो अब देखिए जो मुख्य पंक्तियां हैं उनको आप ध्यान में रख के चलिए कि अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। तो एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही अग्रिम दल होता कहते हैं उसको कि इस अभियान दल जिसका कि उद्देश्य था एवरेस्ट पर पहुंचने का, उसके पहले एक दल और जाता है। वो दल, उस दल की क्या जिम्मेदारी थी? उस दल की जिम्मेदारी थी कि जिन रास्तों पर चढ़ करके एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचना है उन रास्तों का जायजा लेना, पता लगाना, रास्तों को साफ करना, कहाँ बेस कैंप बनेगा, कहाँ अन्य कैंप बनेंगे, और उनकी सारी जिम्मेदारी देखते हुए उस रास्ते को निर्माण कर, तो उसके मुख्य दल के चलने के पहले उसे मुख्य दल कहा जाता। अभियान दल और अग्रिम दल 2 दल था। यानी कि क्या हुआ कि एक दल था अग्रिम दल और दूसरा था अभियान दल। अब अभियान दल का उद्देश्य था क्या था कि उसे काठमांडू, दिल्ली से काठमांडू जाकर उसे एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी थी। अग्रिम दल इस दल के पहुंचने के पहले ही जाता है रास्तों की छानबीन के लिए, रास्तों के निर्माण के लिए। तो इस दल के पहले ही अग्रिम दल जो रहता है वो चल देता है। तो अग्रिम दल उससे 7 मार्च से पहले ही भेज दिया गया था। वहां पहुंच कर उसने बेस कैंप बनाया कि सबसे पहले अभियान दल आएगा तो बेस कैंप में ठहरेगा, और पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। दुर्गम हिमपात यानी कि जो कठिनाई, दुर्गम शब्द का मतलब होता है कठिनाई से जाने वाला। यानी कठिनाई भरे रास्ते। तो दुर्गम
पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए उन्होंने देखा कि जो कठिनाई भरे रास्ते हैं उस पर उसको साफ करके अभियान दल को जाने के लिए एक नया रास्ता बना दे। नमचे बाजार शेरपा लैंड और एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अब उन्होंने बताया कि जब काठमांडू पहुंच जाती हैं तो उन्होंने वहां देखा कि नमचे बाजार शेरपा लैंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, यानी शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में जो नमचे बाजार जिसको कहा पास के बाजार को, तो वो शेरपा लैंड का सबसे अधिक प्रसिद्ध बाजार था। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव में थे। तो अधिकांश जो शेरपा लोग थे वो इसी गांव के आसपास के रहने वाले थे, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते, जो वहाँ काम करते थे, सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे। तो आसपास के गांव वाले ही थे। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा। अब उस बाजार से सबसे पहले बचेंद्र पाल ने एवरेस्ट को देखा था और एवरेस्ट को देखने के साथ ही उनके मन में एवरेस्ट तक पहुंचने की जो लालसा थी और बलवती हो गई थी। नमचे बाजार जहां सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो जिसे नेपाली क्या कहते थे, सागर माथा, सागर का माथा। मुझे नाम, और वो जब नाम सुनती है तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो बहुत उचित नाम है। वास्तव में सागर का माथा है, सिर्फ ऊंचा चमकता एवरेस्ट का शिखर जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि नाम तो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, सागर के माथे की तरह ही लग रहा है। तो उन्हें वो नाम बहुत अच्छा लगता है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम, प्लूम शब्द आया है जो जिसे हम कहते हैं बर्फ का फूल, बर्फ का फूल। इसकी कुछ कुछ खासियत और विशेषताएं हैं जिसे मैं आपको बताऊंगी। तो एक बड़ा प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा प्रतीत हो रहा था। तो बर्फ का जो फूल था वो कैसा लग रहा था, जैसे कि मैं इसको मिटा दूं थोड़ा, तो प्लूम की विशेषता क्या थी? प्लूम जो था बर्फ का फूल, बर्फ का फूल जो था वो कैसा लगता है, ध्वज की तरह। ध्वज का मतलब होता है पताका, झंडा, पताका, झंडा। झंडा कुछ भी कह सकते हैं। तो वो बर्फ का फूल झंडे और पताके की तरह हवा में लहराता सा प्रतीत हो रहा था। और मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से 150 किलोमीटर या उससे अधिक गति की। अब ये बर्फ का फूल बनता कैसा था कि एवरेस्ट शिखर पर एक 150 किलोमीटर या उससे अधिक गति से जब हवाएं चलती हैं तो ये प्लूम बनता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि एवरेस्ट शिखर पर जमी हुई बर्फ जब हवा बहुत तेज गति से चलती है
तो उस तेज गति से चलते हुए हवा जो रहती है बर्फ को काटती है, और कटने से बर्फ हवा के साथ हवा में उड़ते हैं, तो धुनी हुई रुई की तरह हवा में उड़ते से प्रतीत होते हैं। और देखकर कैसा लगता है जैसे कोई हवा में एक ध्वज झंडा जो है वो लहरा रहा हो। हवा में इस तरीके से लहराता है जैसे वो झंडे की तरह दिखाई देता है, यानी कि उसकी जो हवा के साथ गति होती है वो बर्फ जो रहता है इस तरह से उड़ता सा प्रतीत होता है। अब ये जब दूर से देख लेंगे तो ये क्या लगेगा, जैसे एक ध्वज लहरा रहा हो। और ये बनता क्या है, इतनी गति से हवाएं जो चलती है ये इतनी गति या इससे भी अधिक गति से चलती हैं, जिसके कारण इसका निर्माण होता है। और तेज हवाओं के चलने से जो सूखा बर्फ होता है वो खिस जाता है और हवा के साथ उड़ने लगता है। अधिक गति की हवा के चलने के कारण, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है, और ध्वज का यह जो है पताका जो है वो 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक लंबा सा दिखाई पड़ता है। कि लगभग कितना बर्फ का यह ध्वज जो है, बर्फ का जो पताका है कि पताका जो है वो कैसी लगती है, 10 किलोमीटर या उससे अधिक लंबा भी हो सकता है। मतलब 10 किलोमीटर लंबा या उससे अधिक भी लंबा हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। अब शेरपा कुलियों ने और वहाँ के नमचे बाजार के नेपालियों ने उन्हें ये बताया कि अभियान दल के लोग जो ऊपर जाते हैं उन्हें प्रायः इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं और ऐसी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्तियों को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है, मतलब ऐसी चीज़ों को उन्हें झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, विशेषकर खराब मौसम में। उन्होंने कहा कि वास्तव में जब खराब मौसम होता है तो इस स्थिति का सामना करना एकदम आम बात हो जाती है कि वहाँ पर हवाएं तेज चलती हैं और उन हवाओं के तेज चलने के कारण वहाँ पर जो स्थिति बनती है वो हवा का प्लूम बन जाता है और हवा में लहराता रहता है। अब इतनी बात जब बचेंद्री पाल ने सुना कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पहाड़ों पर होती हैं, तो इतनी बातें तो बचेंद्री पाल को डराने के लिए काफ़ी थी। उनके मन में एक डर समा जाता है, लेकिन डर के साथ ही एवरेस्ट के प्रति वो इतनी आकर्षित थी, इतना खिंचाव था उसका सौंदर्य देखकर। बर्फीली पहाड़ियों की जमी हुई बर्फ जब सोने की तरह चमकती प्रतीत होती तो उसे देखकर वो इतनी खिंचाव महसूस करती कि उनका मन आता कि काश उन्हें अवसर मिलता तो इस बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर वो चढ़ करके ऊंचाई तक पहुंच जाती। और अंततः उन्होंने अपनी इच्छा ये पूरी कर ली और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। उसका सौंदर्य उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचता उन्हें, और वो चाहती थी कि जो भी परिस्थिति पड़े, जो भी कठिनाई आएगी, लेकिन वो किसी न किसी तरह इस जगह पर पहुंचना चाहती हैं। उनके मन की इच्छा थी कि इस ऊंचाइयों तक वो पहुंचना चाहती हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ भी हो मैं हर चुनौतियों का सामना करते हुए वहाँ पहुँचूंगी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे तो हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो चूंकि इस अभियान दल के पहले एक अग्रिम दल आगे जा चुका था और जब ये 26 मार्च को पेरिस पहुंचती हैं तो उन्हें पता हिमस्खलन शब्द आया है। हिमस्खलन बर्फ का खिसकना। क्या शब्द है? हिमस्खलन।
यानी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, कभी कभी तापमान के उतार चढ़ाव के कारण या मौसम के बदलाव के कारण कभी कभी बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं वो अपनी जगह छोड़कर खिसक जाती हैं। उसके चलते चलते ग्लेशियर का पूरा एक पहाड़ या नदी कहीं बन जाती है। कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे गिर जाती हैं। तो उन्होंने जैसे ही 26 मार्च को पेरिस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो अग्रिम दल आगे गया था उसमें से एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है। तो उन्हें बहुत दुख मिलता है, बहुत दुखद समाचार था ये शेरपा कुली की, बहुत दुखी हो जाती हैं। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से, अब उन्होंने कहाँ पर ये हुआ था, खुम्बू हिमपात पर जो जगह थी, खुम्बू हिमपात जहाँ खुम्बू जो जगह थी वहाँ पर बर्फ के गिरने के कारण क्या हुआ था कि बाईं तरफ की सीधी पहाड़ी धसक गई थी, यानी नीचे की ओर बैठ गई थी, गहरा गड्ढा बन गया था। और लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान, अभी इन पहाड़ियों का नाम है लोत्से नुत्से, तो उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी सी चट्टान जो रहती है वो धसक जाती है, नीचे की ओर बैठ जाती है और नीचे की ओर खिसक जाती है। और ऐसे में 16 शेरपा कुली जो रहते हैं वहाँ रहते हैं उस अभियान दल में, और उन 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो जाती है। तो ये वहाँ के लिए आम बात थी, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक साधारण बात थी कि इस तरह की घटनाएं वहाँ प्रायः होती रहती थी। और एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए, मतलब 16 शेरपा कुली सारे गए थे जिसमें से एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए, मतलब 5 तो उसमें से काम करने लायक बचे नहीं। उन 16 में से सिर्फ 11 उस अग्रिम दल में थे, एक की तो मृत्यु हुई होगी और 4 घायल हो गए थे उस बर्फ के हिमपात के से। खुम्बू पहाड़ी के जो बर्फ थी वो खिसक गई थी, धसक गई थी, तो उसके कारण ये दुर्घटना हुई और एक की मृत्यु हुई हो गई। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों पर छाए अवसाद को देखकर, अब जब अभियान दल बेस कैंप में पहुंच चुका था और जब उसने ये बात सुनी कि आगे जाने वाले शेरपा कुलियों में से ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है, तो उनके चेहरे पर अवसाद मतलब दुख होता है, दुख की रेखाएं देखने को मिल जाती हैं। और जब देखते हैं कि पूरे अभियान दल में मायूसी छा गई है, तो कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। तब कर्नल खुल्लर ने उन्हें समझाया कि एवरेस्ट पे चढ़ना जो अभियान लेकर के ये अभियान दल निकला है उसका एक उद्देश्य है और एक निश्चित लक्ष्य है। उद्देश्य और निश्चित लक्ष्य के होने से अगर इतने बड़े उद्देश्य को हमें पूर्ण करना है तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको हमें देखने का अभ्यास करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। पहाड़ों पे चढ़ते समय बहुत बार ऐसा होता है कि मृत्यु भी हो जाती है। अब ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कोई घबराएगा तो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य कि जब बड़े लक्ष्य को पूर्ण करना है तो छोटी मोटी दुर्घटनाओं को झेलने की आदत डाल लेनी चाहिए और उन्हें मान लेना चाहिए कि कभी भी कोई चीज़ें उस लंबे लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते में पड़ सकती हैं, उसको भी अपनी आदत में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा आदमी को, यानी मनुष्यों को ये सारी चीज़ें सहज भाव से ग्रहण करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचने विचारने से आप अपने अभियान दल के कार्यों को नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि व्यक्ति यदि भावुक हो जाएगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है कि रास्ते में कठिनाई आएगी, बर्फ के पहाड़ बन जाएंगे, ग्लेशियर जैसी नदियाँ होंगी, तमाम तरह की। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें आम बात है यहाँ के लिए, इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, अग्रिम दल का भी नेतृत्व करने के लिए उपनेता उन्हें कहा गया। प्रेमचंद नाम के एक व्यक्ति थे जो अग्रिम दल को लेकर आगे चले गए थे, जिन्होंने रास्तों के निर्माण की जिम्मेदारी ली थी। 26 मार्च को पेरिस लौट आए, तो वो 26 मार्च को रास्ते की तैयारी करा के अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, वो वापस लौट आते हैं। उन्होंने हमारी पहली बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत करा दिया। तो अभियान दल के चढ़ने पे जो सबसे पहले एक पहला कठिन रास्ता आने वाला था, खुम्बू हिमपात, जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती थी, उस जगह पर पहुंचकर उन्होंने वहाँ की स्थिति की पूरी जानकारी अभियान दल को दे दी कि देखो इतनी ऊंचाई के बाद खुम्बू हिमपात जो जगह है वो आएगी, और वहाँ पहुंचकर हो सकता है कि स्थितियां बिगड़ जाएं, स्थितियां हमारे वश में न हो, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है और हमें हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना। उन्होंने कहा उनके दल में कैंप एक 6000 उन्होंने कहा कि बेस कैंप के बाद कैंप एक जो बना था वो 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया गया। उन्होंने बताया अभियान दल को कि देखो 6000 मीटर तक की ऊंचाई का रास्ता अग्रिम दल ने साफ कर दिया है, रास्ता बना दिया है, और पहला खुम्बू हिमपात तक पहुंचने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। तो ये जब पहाड़ों पर चढ़ते थे तो उस रास्ते को निर्मित करने के बाद झंडियां लगा लगा करके रास्ते चिन्हित कर दिए जाते थे कि इन्हीं रास्तों से होकर जाना है। हालांकि पहाड़ों में दुर्घटनाएं इसलिए आम होती हैं कि कभी भी कहीं की बर्फ़ जो है वो पांव रखते ही धसक जाती है, गिर जाती है, या कोई और बुरी स्थिति हो सकती है। ऐसे में घबराने की बात नहीं है। तो उन्होंने बताया रस्सियाँ बांध दी गई हैं, झंडियाँ बांध दी गई हैं, रास्तों को चिन्हित कर लिया गया है, कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया, पता लगा लिया गया है कि कोई बड़ी कठिनाई तो उस रास्ते में चलते समय नहीं आ जाएगी। तो हर चीज़ को उन्होंने समझा दिया कि किस किस तरीके से अग्रिम दल ने अभियान दल के लिए रास्ता तैयार किया है, और उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है। उन्होंने बताया कि इस रास्ते पे चलते हुए बर्फ़ की तमाम नदियाँ मिल सकती हैं, उन्हें बड़े हिम्मत के साथ देखना होगा, समझना होगा, तब आगे बढ़ना होगा। और वहाँ तक का रास्ता तो वो साफ ही कर चुके थे। तो हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए काम सब व्यर्थ हो सकते। उन्होंने कहा कि उस स्थान पर हिमपात बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बहुत गिर रही है। हालांकि वो रास्ता बना के आ चुके थे, लेकिन उन रास्तों पर बर्फ़ लगातार गिरने के कारण ऐसा भी हो सकता था कि वो रास्ते बंद हो जाते, चिन्हित की गई झंडियाँ और बर्फ़ के जो निशान थे वो कहीं गुम हो सकते हैं, खो सकते हैं, या जितनी मेहनत से उन्होंने रास्ता बनाया था वो सब भी बेकार हो सकता था। तो अगर ऐसा हुआ तो रास्ता दोबारा बनाने का काम करना पड़ेगा, यानी अभियान दल को आगे बढ़ने के लिए फिर उन्हें इस तरह की तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो अग्रिम दल का भी काम बहुत हल्का नहीं होता, बहुत छोटा नहीं होता। वास्तव में अग्रिम दल ही रास्ते का निर्माण करता है, तब अभियान दल जाता है। तो उन्होंने पूरी जानकारी दे दी कि जो रास्तों पर उन्होंने चिन्हित किया है, झंडियाँ बांधी हैं, रस्सियाँ बांधी हैं, वहाँ इतना हिमपात हो रहा है कि उतने हिमपात के कारण
वो स्थान पर वो सारे परिश्रम व्यर्थ भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो रास्तों का निर्माण पुनः करना पड़ेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब इसका रिवीजन चलेगा। फिर मैं इसके आगे के हिस्सों को, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो एक दो चीज़ें मैंने लिखा दी है। हालांकि आपको ये सब चीज़ पता होगी पहले से कि एक बार ये सब क्या, मैंने ये तो रिवीजन सेशन है, तो मुझे उम्मीद है कि पाठ का इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।